हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। इस समय हम बातचीत कर रहे हैं रागिनी महाराज से। इनके जो सरनेम है या जो टाइटल है और जो उपनाम है, उसमें जब मैं महाराज संबोधित कर रहा हूं तो एक आप अनुमान लगाने की कोशिश करिए कि मैं किन से बात कर रहा हूं। इस देश में महाराज नाम से शायद ही कोई इक्का दुक्का लोग प्रचलित हों या विख्यात हों, और अगर सर्वविख्यात कोई है जिनका सरनेम टाइटल या उपनाम महाराज है तो वो वास्तव में शास्त्रीय नृत्य की पूरी चलती फिरती पाठशाला बिरजू महाराज ही सबसे प्रख्यात हैं। और अगर मैं रागिनी महाराज से बात कर रहा हूं तो इनका सीधा सीधा संबंध श्री बिरजू महाराज जी से है। ये उनकी नातनी है और जिस विधा के वो एक स्तंभ रहे उसी विधा को आप भी आगे बढ़ा रही हैं। आरसीए गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आयोजित हुई 2 दिवसीय नृत्य प्रतियोगिता में आज दूसरा दिन इनके नाम रहा। वैसे तो बहुत सारी युवा प्रतिभाओं के लिए आज का दिन उनके नाम रहा, लेकिन रागिनी महाराज ने उन सभी के सामने एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन पेश की। यहाँ श्री कृष्ण की इस जन्मस्थली पर उन्हीं को समर्पित अपना नृत्य किया। तो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपसे बातचीत करके मैं इसलिए रोमांचित हूँ क्योंकि मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि आप बिरजू महाराज जी की नातनी हैं और उनका नाम की पोती हैं। हम लोग उसको नातनी और उसमें भी कहते हैं, और उनका जो रक्त उनके अंदर प्रवाहित रहा वही रक्त आप में भी बहता है। तो इसका मतलब कि शास्त्रीयता आप में बहती है। कितनी बड़ी प्रेरणा है आपके लिए बिरजू महाराज? मैं मेरे दादा एवं गुरु पंडित बिरजू महाराज जी के लिए कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। अभी इतनी क्षमता नहीं है मुझ में कि मैं कुछ बोल सकूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया जहाँ पर माँ बोलने से पहले ता थई थई तद घुंघरू के बोल ये बोलना सिखाया जाता है। तो बचपन से ही और अभी तक और आगे भी सीखती रहूँगी, और सीखने का ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये कथक का जो एक दायरा है वो ऐसे सागर की तरह है और उसमें से जितना पानी निकालो वो कम नहीं होगा। तो वो तो सागर की तरह है, तो इसलिए जितना सीखते रहेंगे और जितना कुछ पाते रहेंगे उतना ही हमारा सौभाग्य है। इस देश में कई बार वंशवाद पे बहुत चर्चा चलती है, और वंशवाद पे जब कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आते हैं तो वो विवादित हो जाते हैं। लेकिन आप लोग जिस वंश से आते हैं वहाँ इसमें आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो परंपरा आपको मिली विरासत में उसे बनाए रखें, क्योंकि वैसे भी जिस प्रकार से भौतिकवादी युग पे हम सब जने प्रभावित हैं, ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। तो आप लोगों को विरासत में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मैं जैसे इन मंचों पर बात करूं, इन मंचों पर हम युवाओं को जब देखते हैं तो वो लड़ रहे हैं अपना मुकाम बनाने के लिए। उनमें बहुत शक्ति है, बहुत काबिलियत है, बहुत उनमें अपनी अच्छाइयां हैं। तो कैसे देख रही हैं इस माहौल को? एक तरफ आप लोग जो आ रहे हैं उन्हें संभालना ज़रूरी है, एक तरफ ये जिन्हें आगे बढ़ना ज़रूरी है। जहाँ तक मैं घराने की बात करूँ, घर की बात करूँ, ऐसा नहीं है कि कई लोगों को लगता है कि हम लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि हम लोग ऐसे ख़ानदान से हम लोग बिलोंग करते हैं कि हम लोगों को तो आएंगे ही, ऑफ़र आएंगे ही, पर ऐसा नहीं होता है। जितना परिश्रम अलग से जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उतना ही बराबर हमें करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को जिस तरह की उम्मीदें हमसे होती हैं उसमें एक भी गलत कदम, थोड़ा सा भी चुकना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग स्टेज पे चढ़ते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सब लोगों को बहुत इजीली लगता है कि मान लिया, बिल्कुल मान लिया कि आप लोग, लेकिन मैंने कहा कि एक पीछे से एक संस्कार मिलते हैं, एक वातावरण मिलता है। तो आपने अपना बताया कि आप लोग भी उन्हीं लोगों जैसे हैं जो प्रतिभा को लेकर के आगे बढ़ने के लिए जिनमें जज्बा हो। जो आज की और जो नई पीढ़ी आ रही है, हम ये देख रहे हैं कि वास्तव में भले ही पाश्चात्यता हावी हो, लेकिन फिर भी बहुत से लोग लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने आप को एक नई विधा में स्थापित करें। तो किस तरह से आप वातावरण को देखती हैं? बहुत अच्छा लगता है कि जब आज भी जैसे कार्यक्रम देखे सारे, और जब जितने भी यंगस्टर्स जो हैं मेरे उम्र के, मेरे से कम उम्र के, ये लोग जब क्लासिकल की तरफ आकर्षित होते हैं और क्लासिकल करने की जिज्ञासा रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों ने जो काम किया वो सफल हुआ, हमें ऐसा लगता है। तो जिस तरह से ये लोग जूझ के काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वेस्टर्न कल्चर जो है उसका भी अभी इतना प्रभाव नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी क्लासिकल को पसंद करने वाले, उसको सराहने वाले लोग हैं।
ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए, उनमें अच्छाइयाँ भी ढूंढ लेनी चाहिए। गिलास आधा भरा हुआ कहते रहे तो पाश्चात्य या वेस्टर्न कल्चर में बहुत अच्छी भी चीज़ें हैं और बड़े बड़े महान कलाकार भी हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, आज आप दूसरे दिन यहाँ पर हैं, कल का दिन जब मैंने देखा तो यहाँ पर वेस्टर्न और फोक का 2 विधाओं में यहाँ पर प्रतियोगिता हुई। प्रीति जी भी उसमें यहाँ दर्शक की भूमिका में भी थी, मैं भी था। आज यहाँ क्लासिकल और सेमी क्लासिकल था। 2 अंतर मैंने यहीं बैठ कर के पाया। मेरा ये क्षेत्र नहीं है, लेकिन चूंकि पत्रकारिता के चलते मैं कई बार ऐसे कार्यक्रमों में जाता हूँ तो कुछ समझ में आ जाता है। और आज टेलीविज़न और मोबाइल का दौर है तो बहुत सी चीज़ें समझा दी जाती हैं। मैंने कल वेस्टर्न वाले मैं इस बात को दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि वेस्टर्न विधा के जो पूरी परफॉर्मेंसेस थी वहां टाइमिंग नहीं मिल रही थी। वहां पर ऐसा लगता था कि पहले शब्द सुने जाएंगे फिर नाचने की कोशिश की जाएगी, भले ही अच्छे क्यों ना कलाकार क्यों ना थे। लेकिन आज मैंने जब शास्त्रीय देखा तो वहां शब्द और उनकी निरंतरता, उनका प्रवाह और उनका सम्मिश्रण ऐसा था कि जरा बाल बराबर भी चूक नहीं होती थी। और आप चूंकि खुद निर्णायक थी तो आप उनकी चूक का इंतजार कर रही थी कि मैं किसे आगे पीछे रखूं। क्या यही अंतर है शास्त्रीयता में और पाश्चात्यता में कि वहां पर शोर के साथ सब कुछ शुरू हो सकता है लेकिन यहाँ पर प्रवाह, निरंतरता बहुत आवश्यक है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे इंडियन कल्चर हो, दोनों डांस फॉर्म्स की अपनी खूबी है और हर एक डांस स्टाइल का अपना सिग्निफिकेंस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है, संगीत है, इसी से ही बाकी सारे निकले हैं। तो इसीलिए इसका आदर करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे संस्कृत है, संस्कृत से कई भाषाएं निकली, संस्कृत लोग नहीं बोलते हैं, बाकी भाषाएं बोलते हैं। तो संस्कृत की इम्पोर्टेंस ख़त्म होती जा रही है। वही मेरा कहने का मतलब है कि इसीलिए जो हम लोगों का इंडियन क्लासिकल डांस है, म्यूज़िक है और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझना चाहिए। और जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिकल की तरफ अपना प्रोत्साहन बढ़ाएं और वेस्टर्न भी करें, हम भी करते हैं। और जब भी शादी ब्याह होता है तो उसमें कोई कथक नहीं करता है, उसमें सब भंगड़ा करते हैं, उसमें सब वेस्टर्न करते हैं, उसमें हनी सिंह के गाने चलते हैं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ में जो एक इम्पोर्टेंस है अपने इंडियन कल्चर की, वो रहनी चाहिए। चलिए, आपके साथ आपने बहुत सारी चीज़ें से और मैं उम्मीद करता हूं कि इस शास्त्रीयता को आप संभाले रखने में मददगार साबित होंगी और बल्कि दूसरों को प्रेरित करेंगी। लेकिन वो खुद में अपने आप में शास्त्र हैं, वो खुद में अपने आप में शास्त्रीयता हैं, वो 16 कलावतारी हैं। उस योगीराज भगवान श्री कृष्ण की आप जन्मभूमि पे खड़ी हैं और आज आपने जब उनको अपने शास्त्रीय नृत्य से प्रणाम किया है तो क्या अनुभूति लेके जा रही हैं यहाँ से? ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस भूमि पर, भले ही छोटी प्रस्तुति थी लेकिन मुझे कुछ करने का मौका मिला। और इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजेशन को, माया जी को, सभी लोगों को, आपको सबको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके द्वारा मैं मथुरा में पहली बार अपनी हाज़िरी दे पाई। और मेरे जो दादा हैं, और मैं दादा कहूँ, गुरु कहूँ, जो कहूँ, तो महाराज जी हमेशा यही समझाते हैं कि जब भी नज़र उठे, जब भी कोई अंग उठे तो वो हमेशा कृष्ण को दर्शाना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों का पूरा नाच कृष्ण में रंगा हुआ है। तो यहाँ पर आके नाचना तो बहुत, ये सही स्थान है नाचने के लिए। मथुरा में नाचकर ऐसा लगा है पहली बार कथक को मैं जब प्रस्तुत कर रही हूँ तो मुझे सही स्थान मिला है। एक हल्की सी निराशा आपकी बातों में झलकी कि छोटी प्रस्तुति ही सही, लेकिन आज बहुत अच्छा अवसर मिला आपको। मैं आमंत्रण इस समय जब जनता सुन रही है आपको आमंत्रित करते हैं। फरवरी के महीने में 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मैं मथुरा हूँ का एक विशेष मंच नियो न्यूज़ सजाने जा रहा है। प्रीति जी यहाँ पर है, कन्हैया जी हैं। सभी को मालूम है कि मैं मथुरा हूँ का पुराना जो पूरा अनुभव रहा वो बहुत विशिष्ट था। तो उसमें आपको इसी शास्त्रीय भूमि पर शास्त्रीय नृत्य के लिए हम 15 से 18 फरवरी के मध्य आमंत्रित करते हैं। अरे धन्यवाद, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, बहुत खुशी हो रही है मुझे ये जान के। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इस प्रकार हमारे साथ रही रागिनी महाराज। मैंने कहा कि जब मैं इनके साथ, रागिनी के साथ महाराज बोल रहा हूं तो आप स्वाभाविक रूप से सोच लीजिए कि ये बिरजू महाराज जी से संबंधित हैं। और जब बिरजू महाराज जी से संबंधित हैं तो शास्त्रीय और शास्त्रीयता से संबंधित हैं। आज श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आकर के इन्होंने अपनी उन्हीं के चरणों में समर्पित अपनी शास्त्रीय प्रस्तुति दी है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो शास्त्रीय नृत्य शैली है, इसी से सभी नृत्य विधाएं निकली हैं और सभी विधाएं आकर्षक हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, लोग उसमें जा कर के अपने आप को एक बेहतर स्थान पा सकते हैं। लेकिन इस सब
की भीड़ में, इस सब की दौड़ में शास्त्रीय नृत्यों को, शास्त्रीयता को नहीं भूलना चाहिए, उसे जीवित रखना बहुत आवश्यक है। आज यहाँ इस प्रस्तुति के दौरान रागनी महाराज को हमने आने वाले फरवरी माह में जिस मैं मथुरा हूँ कार्यक्रम की फिर से शूटिंग शुरू होगी 15 तारीख से 18 फरवरी के बीच में, उसमें उनको आमंत्रित किया है। और ये जान करके कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली पर मंच पर आकर के प्रस्तुति करने का उन्हें अवसर मिल रहा है, वो वास्तव में बहुत अभिभूत और आह्लादित हुई हैं। नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा।